नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक 10 बजे ही प्रसारित होता है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं, आपसे वादा करते रहे हैं कि आप तक हर सच पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। 6 दिन पहले, जी हां, आज से ठीक 6 दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दावा तो यह था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन बाद में कहा हाइड्रोजन बम बाद में आएगा। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से चुनाव आयोग को लेकर कुछ उन्होंने दावे किए। और जब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने पहली बार राहुल गांधी की डिक्शनरी में, राहुल गांधी की शब्दावली में जेन जी शब्द का प्रयोग हुआ था। जेन जी शब्द का प्रयोग हुआ था। और उस दिन दो टूक में मैंने आपको वो तमाम दस्तावेज, वो प्रमाण दिखाए थे जो ये बताते हैं कि राहुल गांधी जब कभी विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरे, उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। ये मैंने आपको प्रमाण दिखाए थे, ये प्रमाण आज भी मेरे हाथ में है। मैंने आपको बताया था कि इस वोट चोरी के पूरे जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो कैंपेन है, दरअसल भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष चुनावों में नरेंद्र मोदी से लगातार हार रहे हैं। चुनावों में नरेंद्र मोदी का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, इसलिए वो लगातार भारत के चुनाव आयोग, भारत की चुनाव प्रणाली पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके पीछे कहीं एक मकसद ये तो नहीं है कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता ना हासिल कर सकें तो फिर डोनाल्ड लू के तरीके को अपनाइए। डोनाल्ड लू, राहुल गांधी जिनसे विदेश में मिले थे, ये वही डोनाल्ड लू है जो बांग्लादेश में और श्रीलंका में तख्ता पलट के लिए कुख्यात है। यह आरोप है कि इसमें डोनाल्ड लू की भूमिका थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो उनके कार्यक्रम कौन लोग तय करते हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए थे। मैंने यह भी बताया था कि भारत विरोधी तमाम ताकतों से, भारत विरोधी तमाम तत्वों से वो मिलते हैं, चाहे वो इलान उमर हो, चाहे वो सुनीता विश्वनाथन हो, जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसा पूरा का पूरा एक नैरेटिव दुनिया भर में करती हैं। मेरे हाथ में आज वो दस्तावेज आज भी है, लेकिन आज मैं इन दस्तावेजों को आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको ये सब मैं दिखा चुका हूं। लेकिन आज मैं ये दस्तावेज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन दस्तावेजों के साथ मेरे हाथ में एक दस्तावेज और है। और वो दस्तावेज आज लद्दाख में जो हुआ उससे जुड़ा है। लद्दाख को आप कैसे जानते हैं? लद्दाख की पहचान क्या है? भारत का सबसे शांति प्रिय इलाका माना जाता है लद्दाख। लोग वहां रिलैक्स होने जाते हैं। लेकिन आज उसी लद्दाख में हिंसा होती है और हिंसक भीड़ वहां गाड़ियां फूंक देती है और उसी लद्दाख के अंदर सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी जाती है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे यह तस्वीर आती है और एक बार फिर से राहुल गांधी के जेन जी वाला जो उनका ट्वीट था उसकी याद आती है। क्योंकि इन तस्वीरों में कांग्रेस का एक नेता है, कांग्रेस का एक स्थानीय नेता है जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा है, जाहिर सी बात है पहचान छुपाने के लिए, और इसके हाथ में लोहे की छड़ जैसी कुछ चीजें हैं। और यह वायरल होने के बाद यह सवाल उठा है कि क्या राहुल गांधी के जेन जी, जिसको नेपाल से प्रेरणा ली गई जिसको कहा जाता है, और आज लद्दाख में जो कुछ हुआ, क्या उसके बीच कोई संबंध है, कोई रिश्ता है? यह जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको प्रमाणों के साथ बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं और इसका निष्कर्ष निकाला। किसी जांच में निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन आप ये तमाम दस्तावेज जो मैंने दो टूक में आपको दिखाए, उन दस्तावेजों के आधार पर आप प्रमाण अपने आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।
क्योंकि दो टूक में हम बिना सबूतों, बिना प्रमाणों के कोई बात नहीं करते। और दो टूक में मैं आपको लगातार ये आगाह कर रहा हूं, ये जो तमाम टूल किट चल रहे हैं, मैं आपको आगाह करता रहा हूं। इन टूल किट का मकसद वही है जो आज लद्दाख में हुआ। आज लद्दाख है, कल को दिल्ली हो सकता है, परसों लखनऊ हो सकता है, या देश का कोई भी शहर हो सकता है। इसलिए मेरा काम इन तमाम खतरों से, इन तमाम टूल किट से आपको आगाह करवाना है। पर इसके साथ साथ ये फिर से बता दूं कि राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला पूरा कैंपेन है, अभियान है, उसको लेकर राहुल गांधी का एक बयान जो ब्रिटिश अखबार में दिया गया, आज उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि उस बयान में राहुल गांधी ने खुद ये कहा कि हम जानते हैं ये जो पब्लिक परसेप्शन बनाएंगे, हम पब्लिक परसेप्शन बनाएंगे, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, उसकी ईमानदारी है, उसकी अखंडता है, हम पब्लिक परसेप्शन बनाकर जन आंदोलन खड़ा करके उसको चुनौती देंगे। ये राहुल गांधी ने ब्रिटिश अखबार में दिए इंटरव्यू में स्वीकारा है। तो सवाल ये उठता है, भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खंडित करना, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाना और उसके बाद लद्दाख जैसे प्रयोग करना, क्या यह एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरा आज का शीर्षक जो है, इसलिए आज लद्दाख भी है और राहुल गांधी का इंटरव्यू भी है। मेरा आज दो टूक का जो शीर्षक है, लद्दाख में नया प्रयोग, निशाने पर चुनाव आयोग। राहुल गांधी का जो इंटरव्यू है वो कहता है चुनाव आयोग निशाने पर है, ये साफ होता है। और लद्दाख में ये प्रयोग शब्द जो है इन्वर्टेड कॉमा में है। समझिए, ये प्रयोग जो है क्या उस टूल किट का हिस्सा है जो प्रयोग करने की भारत में कोशिश की जा रही है, तख्ता पलटने की, भारत में हिंसा फैलाने की, और जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव से बाहर हो गए हैं, जिनको जनता नहीं चुनती, उनको सत्ता में लाने की। क्या ये एक पूरी साजिश है? इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले खबरदार, मैं इस खबर के आपको मुख्य बिंदु बता देता हूं। आप इन मुख्य बिंदुओं के सहारे इस खबर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की खबरदार, नजर मारिए आज की खबरदार में कौन से अहम बिंदु हैं। आज खबरदार में कांग्रेस का इकोसिस्टम नेपाल हिंसा के बाद भारत के युवाओं को जगाने की लगातार नसीहत दे रहा था। यह जगाना क्या होता है समझिए, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। जगाने की लगातार कोशिश हो रही थी कि भारत के युवा क्यों नहीं जागते। भारत को बांग्लादेश, नेपाल बनाने की यह टूल किट क्या लद्दाख में कामयाब हुई है? आज जो कुछ लद्दाख में हुआ, आज ये सवाल, इस सवाल पर चर्चा जरूरी है कि क्या भारत को बांग्लादेश, नेपाल बनाने की टूल किट लद्दाख में आज इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि शांति प्रिय लद्दाख में आज अचानक आगजनी हुई, हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए हैं। संपत्तियों के नुकसान की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, 4 लोग मारे गए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है लद्दाख जैसे जगह पर। भाजपा ने कुछ तस्वीरें जारी करते हुए इस हिंसा के पीछे कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का हाथ बताया। कहा है कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस के स्थानीय नेता थे। ये बीजेपी ने दावा किया, आरोप लगाया है। लद्दाख हिंसा के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के जेन जी वाले ट्वीट को भी याद दिलाया। कहा कि क्या ये उसी का हिस्सा, बीजेपी ने यह आरोप लगाया। इस बीच राहुल गांधी का एक ब्रिटिश अखबार को दिया इंटरव्यू भी विवाद का कारण बन गया है। इसको लेकर भी आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े आरोप लगाए। इस इंटरव्यू में जाने अनजाने में राहुल गांधी ने वोट चोरी कैंपेन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान को समझने की जरूरत है और उससे आपको इस पूरी साजिश की तह तक जाने का मौका मिलेगा। राहुल ने कहा कि वोट चोरी कैंपेन का मकसद चुनाव आयोग की अखंडता को चुनौती देना है। चुनाव आयोग की अखंडता को चुनौती देना है। और कहते हैं ना कि गुरु और चेले एक जैसे होते हैं, अब ये भी समझिए। राहुल के रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही खुलासा एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में किया था। योगेंद्र यादव ने क्या कहा था वो भी सुनिए। योगेंद्र यादव ने वोट चोरी कैंपेन को लेकर कहा कि इस मामले में कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट कचहरी जाने से क्या होगा, एफिडेविट देने से क्या होगा। बकौल योगेंद्र यादव, इस पूरे अभियान का मकसद पब्लिक परसेप्शन तैयार करना है, जनता को तैयार करना है, जनता के मन में ये भेद डालना है, ये शंका डालना है कि भारत का चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। किसान आंदोलन के समय इन्हीं योगेंद्र यादव ने कहा था कि आंदोलन का मकसद
यूपी चुनाव में पिच तैयार करना था। यह योगेंद्र यादव का एक बयान है, इंटरव्यू में कहा हमारा काम तो पिच तैयार करना था, लेकिन बैटिंग तो अखिलेश यादव को और कांग्रेस को ही करनी थी। हमने तो पिच तैयार कर दी थी किसान आंदोलन के बहाने। और आज वही राहुल गांधी और वही योगेंद्र यादव कह रहे हैं पब्लिक परसेप्शन बनाना है, वोट चोरी में कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा, अदालतों पर भरोसा नहीं, लेकिन अपने परसेप्शन बनाने पर इनका पूरा का पूरा जोर है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा कुछ बयान आपको सुनवा देता हूं, सुनिए कि इसको लेकर क्या कुछ कहा गया, बीजेपी ने आरोप लगाए और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। सुनिए, फिर आज की डिबेट को शुरू करूंगा। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करके सच्चाई को उजागर किया है, और अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो माहौल बनाना है। और भारत की चुनावी प्रणाली, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो बीवीसी भारत विरोधी कांग्रेस पैदा करना चाहती है शंका। राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है। जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो, तो आप कर नहीं पाते हो। जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके बीएलए ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। अगर देश में संविधान के राज के अंतर्गत गरीबों को अपना हक मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो भड़काने वाले बयान आप राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब और आज यूरेनियम बॉम्ब भी जुड़ गया है, मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। और कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, नेपो किड्स ही रहेंगे। तो ये तमाम बयान आपने सुने और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और जो कुछ लद्दाख में हुआ, जो राहुल गांधी का इंटरव्यू है चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन उससे पहले लद्दाख के आपको कुछ दृश्य भी दिखाता हूं और आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखाता हूं, क्योंकि क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है, ये आज का बड़ा सवाल है। ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट 6 दिन पहले का कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। तो वोट चोरी के साथ उन्होंने जेनजी को जोड़ा। जेनजी नेपाल से ये जो है चर्चा में आया और राहुल गांधी की डिक्शनरी में पहली बार जेनजी आया नेपाल की हिंसा के बाद। और आज लद्दाख में जो कुछ हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। कांग्रेस का स्थानीय नेता इसमें इस वीडियो में भी आपको दिख रहा है, उसके हाथ में जो है कुछ छड़ जैसा है, मुंह पर उसने नकाब पहना हुआ है, पट्टी बांधी हुई है और हाथ में उसके लोहे जैसी छड़ है और वो लोगों को निर्देशित कर रहा है। ये देखिए, समझिए, पूरा टूल किट आज देश के सामने बेनकाब है। चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत आज आरपी सिंह और सैयद जवाद। 1.5 मिनट, लद्दाख में संयोग है या प्रयोग है, और क्या ये संयोग प्रयोग वोट चोरी कैंपेन से जुड़ा हुआ है? 1.5 मिनट सैयद जवाद अपनी बात रखेंगे और उसके बाद 1.5 मिनट आरपी सिंह जी को मैं मौका दूंगा। हाँ सैयद जवाद, आपके 1.5 मिनट शुरू होते हैं। जी अशोक भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा जो है इस वक्त देशव्यापी जरूर बना हुआ है,
लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर कैंपेन करी है राहुल गांधी जी ने, और युवाओं के बीच, लोगों के बीच, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच ये मुद्दा जो है वो पुख्ता हो गया है और बात साफ नजर आ रही है किस तरीके से वोट चोरी हुई गई। इसीलिए आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर है राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने नियम जो है वो तुरंत बदले। दूसरा मुद्दा यह है कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आप देखेंगे चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के आ जाएगी बात को, तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग जो है वो आरक्षण को बचाने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है और वो मुद्दा गंभीर है। दूसरा, संविधान को बचाने की जहां तक बात होती है कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, लेकिन लद्दाख के संदर्भ में आज जो आपने बात उठाई है वो चिंताजनक है, गंभीर विषय है, केंद्र शासित प्रदेश है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय गृह मंत्री जी से ये सवाल करना चाहिए कि लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, हमने मणिपुर को भी लेकर के जब सवाल उठाए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी डिफीट थी। आपने देखा कि मणिपुर जलता रहा इतने लंबे समय से। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर मुद्दे को उठाया कि आप जो है चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं और माचिस भी लोगों को देख रहे हैं। यही सवाल जो है आज आप उठा रहे हैं। आपने फौरन तुलना जो है नेपाल से कर दी, तो भारत की तुलना मैं आपसे कह दूं कि नेपाल से नहीं हो सकती है। नेपाल अलग देश है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता बहुत मजबूत है, यहाँ की प्रणाली बहुत मजबूत है। लेकिन जब से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर प्रदेश के अंदर ये हाल करने की कोशिश सैयद जवाद, आपके पहले शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आऊंगा आपके पास, कुछ सवाल भी हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी, मैं आरपी सिंह जी ये भी बता दूं, आरपी सिंह जी बीजेपी की तरफ से लद्दाख के जो हैं वो वहां का जो है इंचार्ज भी रह चुके हैं। जी आरपी सिंह जी। अशोक जी, आपके सारे दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, शुभ इच्छाएं हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि लद्दाख में क्या हो रहा है समझें। वहाँ पर एक सोनम वांगचू है जो कि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के सब एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और वो वहाँ पर जानकर एक अनरेस्ट का माहौल खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा कि पिक्चर दिखाई आपने, कुछ कांग्रेस के नेताओं की छड़ लेकर घूम रहे हैं। वो पिक्चर सिर्फ छड़ की नहीं है, वो पिक्चर के अलावा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनके जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम इस प्रकार का माहौल खड़ा करेंगे। और वांगचू ने वहाँ पर, सोनम वांगचू ने बच्चों को कहा कि आप आइए, यहाँ पर जनजी ऐसा माहौल खड़ा करना है। ये वहाँ पर सब रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस, इसके सब एविडेंस हैं। और कहा कि आप मास्क पहन कर आइए, सिर पर टोपी पहन कर आइए और गले पे मफलर पे वगैरह पहन कर आइए ताकि आपकी पहचान ना हो सके। ये पहले से रचा जा रहा था। कहीं ना कहीं वहाँ पर मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इसलिए रहा कि उन्होंने इसकी चिंता नहीं करी, और इसकी चिंता करते तो ये आज इतना माहौल ना होता। परंतु ये जानबूझकर शरारत की गई है, ये बड़ा स्पष्ट है। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। वो क्या है कि कहीं पे भी कोई शरारत होगी उसको वोट चोरी के साथ जोड़ेंगे, उसको जनजी के साथ जोड़ेंगे, वो उनके मन में है। और वो ये जो पूरा माहौल आप ध्यान करिए, जिस दिन उनका ट्वीट आता है उस दिन ही उससे 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड वाले मामले में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो बाकी संगठन है वह कहते हैं कि हमें मुस्लिम बॉडीज कॉल वक्फ डिसीजन विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, ये होता है। जब वो अपनी एक कॉल देते हैं उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनाउंसेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। मेरा कहना है ये सबका सेब आप सबके सब तारें आपस में मिली हुई और जुड़ी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक साजिश का हिस्सा लद्दाख में जो हुआ, लद्दाख में जो हुआ वो कांग्रेस ने कराया है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और ये जो अभी मैं उस पर अगले हिस्से में बताऊंगा, ये शेड्यूल 6 का सारा मामला, सारी बात एक एक करके खुलासा करूंगा। परंतु वहां पर लद्दाख में तो आज स्टेटहुड की बात करते हैं या शेड्यूल 6 की बात करते हैं, उनको तो कहा था कि मीटिंग के लिए आना चाहिए, मीटिंग प्रीपोन भी की गई, परंतु मीटिंग का इशू नहीं था। उनको तो माहौल खड़ा करना था, देश को दिखाना था कि देखो लद्दाख में अनरेस्ट है, और वो दुनिया को दिखाना था कि देखो जी वोट चोरी, अब देखना इसको वोट चोरी हो रही है इसलिए वहां पर ये अनरेस्ट है। ये सबका सब आपस में घालमेल कर करना। एक आधा सेकंड मेहरबानी। जो अगली बात है, तो भाई टाइम हो गया, मैं आ रहा हूं, मैं टाइम हो गया, आपको भी आपके पास आ रहा हूं, इनका मैंने काउंटर क्वेश्चन का टाइम जो मैंने आधा सेकंड मांगा, अगर आपको दिक्कत हो तो आपको ही मिल जाएगा टाइम। जो मूल बात है वो ये है कि उनको यूटी चाहिए थी, उनको यूटी मिली। 70 साल तक मांगते रहे वो कांग्रेस पार्टी से यूटी की, कांग्रेस से कभी यूनियन टेरिटरी नहीं थी। ये मोदी जी के आने के बाद यूटी मिली वहां पर,
नहीं तो 70 साल तक तो ओके। सिर्फ नारे लगाते थे यूटी चाहिए यूटी चाहिए। ओके, मैं आ रहा हूं इस पर, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन सैयद जवाद आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर कांग्रेस के स्थानीय पार्षद की है। अरे वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, यहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, नहीं तो आपको वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कांग्रेस के लोगों ने। 3 मिनट दिया। आरपी सिंह जी, हाँ बोलिए सैयद जवाद। 3 मिनट दिए। देखिए क्या है, सरकार जब जब नाकामयाब होती है अपनी नाकामयाबी छुपाने का मलोदा जो है वो विपक्ष के ऊपर डाल देती है। अब आप पूछिए पहलगाम कैसे हुआ, कैसे आतंकवादी घुस गए, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी सैयद जवाद, ये आतंकवाद का मुद्दा नहीं है। सुनिए सैयद जवाद, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। सैयद जवाद, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस प्रदर्शन, ये जब आगजनी हो रही थी तो कांग्रेस का ये स्थानीय जो पार्षद है, काउंसलर है, ये मुंह पर कपड़ा बांधकर इस तरह से हाथ में ये जो लोहे की छड़ लेकर घूम रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? समझाइए ना इसके मायने इस तस्वीर के। मुझे उसके बाद नीरज सिंह के पास जाना है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे संवाददाता उस पर अपडेट देंगे। जी अशोक भाई, मणिपुर में सरकार फेल होती है तो जिम्मेदारी कांग्रेस की। अरे लद्दाख की बात करिए ना, मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी होकर आए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना वक्तव्य दिया, आपने सुना भी नहीं, वॉकआउट किया आपकी पार्टी ने। सुनिए ना, मणिपुर को लेकर के, मणिपुर में इधर मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये अगर मणिपुर में जो हुआ उनकी तस्वीरों के आधार पर, तो आप लोगों ने पूरा एक माहौल बनाया ना कि मणिपुर में ये हो रहा है। आज मेरे पास लद्दाख की तस्वीर है, तो इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में भी बता दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का भी हाथ होता है, आप एफआईआर करिए, कानूनी कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है, जेल में डालिए। दूसरी सबसे बड़ी, लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यही जानकारी ले रहा हूं। मैं अपने रिपोर्टर से यही जानकारी आज लेना चाहता हूं। मेरे साथ नीरज सिंह मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मैं यही जानकारी लेना चाहता हूं कि सिर्फ ये तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस कुछ एक्शन में भी आई है, और वहां पर, क्योंकि बार बार होता है कि सरकार क्या कर रही है, नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लद्दाख पर क्या अपडेट है? क्या इस मामले में अब तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिन लोगों ने इस पूरे आग को भड़काया? देखिए, बिल्कुल पुलिस अपना जो काम है वो अशोक जी कर रही है, और कई सारे जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से हिंसा भड़की है वो पूरी तरीके से राजनीतिक भी लग रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, खासतौर से जो युवा हैं, उनको भड़काने के लिए ये पूरी की पूरी जो कोशिश है वो की गई। आप देखें कि सोनम वांगचुक जिन मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे, उन मांगों को जो उच्च स्तरीय समिति है उन्होंने शामिल भी किया था। आप देखें कि उसके तहत जो कई सारी जो प्रक्रिया हैं वो भी चल रही हैं। 6 अक्टूबर को एक बैठक निर्धारित थी जिसमें उच्चाधिकार प्राप्त समिति उस बैठक में उन तमाम इश्यूज पर चर्चा करती जी। 25 और 26 सितंबर को भी जो स्थानीय स्तर पर जो बैठक है वो भी होनी थी, लेकिन अशोक जी आप देखें कि उससे पहले ही इस तरह की जो हिंसा है वो भड़क गई। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक तरीके से सुनियोजित तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। और आप खासतौर से जो होम मिनिस्ट्री ने अभी एक नोट भी जारी किया है, और उसमें तमाम जो तथ्य हैं वो होम मिनिस्ट्री ने रखे हैं कि किस तरीके से ये घटना भड़की। जबकि आप देखें कि जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और उन मांगों को सरकार स्वीकार भी कर रही थी, और उच्च स्तरीय समिति में उन मांगों पर चर्चा भी चल रही थी। इससे पहले अगर आप देखें कि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84 करने, और परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व काम भी किए। इसके साथ साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और पुलिस अपना काम कर रही है। नीरज, इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जो जारी की गई है, मैं वो भी बता दूं, और उसमें साफ तौर पर लिखा है, क्योंकि इस पूरी प्रेस रिलीज को मैं बिंदु में कुछ बढ़ देता हूं, क्योंकि इससे जो लद्दाख में जिस तरह से आग लगाने की साजिश हुई उसका बहुत हद तक खुलासा हो जाता है। सोनम वांगचुक द्वारा जो 10/9/2025 को 6ठी अनुसूचित और लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भूख
भूख हड़ताल शुरू की गई थी। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति और उप समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। इसको लेकर लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से, जिसका अभी आरपी सिंह जी ने भी जिक्र किया, लगातार इसको सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने और परिषदों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व जो है निर्णय लिए। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आप सोचिए, 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, उसके बाद भी लद्दाख को इस तरह से जलाया गया। उच्चाधिकार, हालांकि कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं और वो संवाद प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है। लगातार बैठकें हो रही है, चर्चा हो रही है। उस बीच जो है लद्दाख को आग के हवाले किया जाता है। जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे एचपीसी में चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध, आप सोचिए, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये अरब स्प्रिंग शैली के विरोध और नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया गया। ये कहा जा रहा है लोगों को, युवाओं को गुमराह किया गया। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषणों से प्रेरित भूख हड़ताल स्थल से निकली एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के साथ साथ सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया, पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। 30 से अधिक पुलिस वाले सीआरपीएफ कर्मी घायल हुए हैं। सोचिए, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करना जारी रखा। आत्मरक्षा में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्य से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। सुबह सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को निर्देशित कर रहे थे। संयोग से इसी घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आग लगी, उसके बाद भूख हड़ताल खत्म करने का उन्होंने ऐलान किया। सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने आपको पूरा का पूरा आपको ये बता दिया। अभी जो है लगातार ये बता रहे थे हमारे जो है आरपी सिंह जी बता रहे थे कि आरपी सिंह जी किस तरह से ये सारी चीज, आरपी सिंह जी इसमें तो उन बैठकों का जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उन बैठकों के बारे में साफ तौर पर बताया गया। लगातार बैठकें हो रही थी। एक शेड्यूल बैठक थी 2 अक्टूबर की, उसको प्री शेड्यूल कर लिया गया था कि 25-26 को कर लिया जाएगा। वो कोई बातचीत में कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा ना, 70 साल तक यूनियन टेरिटरी की मांग करते रहे। 70 साल तक कांग्रेस के कान पर जूं नहीं रहेंगी उसके लिए। ये भाजपा है, मोदी जी हैं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी दी वहां पर, अमित शाह जी ने यूनियन टेरिटरी दी वहां पर इनको उसके लेना देना नहीं। मैंने कहा, जानकर ये एक किस्म का अनरेस्ट खड़ा करने के लिए, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल का मामला है, उसी की चिन्हों पर चलते हुए लद्दाख में अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए वह सब कर रहे हैं सोनम वांगचुक। और मैं अभी बतखों की आपके नेट में वापस कह रहा हूं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कांग्रेस के लोगों ने, और सोनम वांगचुक ने कॉल दी वहां पर कि मास्क पहनकर आओ, सिर ढककर आओ, ताकि पहचान ना हो सके। ये सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? नहीं, ये कॉल दी वहां पे, कॉल दी वहां पर कि आप मास्क पहने, वहां पे मास्क पहने और सिर पर टोपी लगाए ताकि आप पहचान में ना आए। तो ये सबका सब प्री प्लान हो रहा था। और अब जो जानकारियां जिस प्रकार से आ रही है वो तो शतअप करने वाली है कि इनके सबके सब कहीं ना कहीं संबंध पार्टी से भी है, कांग्रेस पार्टी से भी कहने का संबंध है। तभी जो कांग्रेस के नेता वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जो अफसोसजनक बात है कि ये सबके सब एक शरारत के रूप में, मैंने कहा ना, देश में अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की शरारत करने की इनकी मंशा है। और वो मैंने अभी बताया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ करेगा उस पर फिर ये जंजीर चिपका देंगे, कहीं कुछ होगा उस पर जंजीर चिपका करके देखो जंजीर ऐसी कर रही, ऐसा कर रहा है। सच ये है कि राहुल गांधी पूरी तरह विफल हुए।
बिहार के अंदर कह रहे थे ना कि बिहार के अंदर यात्रा बड़ी सफल हुई, वोट चोरी यात्रा। अगर यात्रा अगर यात्रा सफल हुई तो उसके बाद वापस से तेजस्वी यादव को दूसरी यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से जो है सैयद जवाद, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का जो एक बयान भी पढ़ देता हूं। कविंद्र गुप्ता जो लद्दाख के उपराज्यपाल है, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसे हिंसक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। और उपराज्यपाल कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से, ध्यान से सुनिए, उपराज्यपाल का बयान है, पिछले 2 दिनों से लोगों को भड़काने की कोशिशें की जा रही थी और अगर यह प्रदर्शन नहीं रोका जाता तो लेह शहर पूरी तरह से तबाह हो सकता था। यानी पूरे लेह शहर को तबाह करने की साजिश थी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको प्रमाणों के साथ बताता हूं कि किस तरह से भारत में ये आगजनी, भारत में इस तरह की हरकतें करने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। सैयद जवाद बताइए। नहीं, एक और पूछ लीजिएगा इनसे कि क्या सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, नहीं गए थे क्लाइमेट चेंज के उसके वहां नहीं, बड़ा जरूरी है। ये गए थे नहीं गए थे, और उन्होंने ये कहा था नहीं कहा था कि अग्निवीर लागू करने से जो गोरखा रेजिमेंट है वो चाइना ज्वाइन करेगी? ओके, यस, सोनम वांगचुक के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो सोशल मीडिया पर मैंने भी देखी थी और उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूं। वो पाकिस्तान गए थे और वो बहाना कुछ और था, लेकिन पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में किन किन से मिले थे वो सब सोशल मीडिया पर वायरल है। और राहुल गांधी भी जब अमेरिका जाते हैं तो पाकिस्तान समर्थित लोगों से मिलते हैं। क्या ये 1+1 2 है, ये समझने की जरूरत है। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैंने तो आपके चैनल पर बार बार कहा है कि एक बड़ा मशहूर शेर था ना कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस बोल उठे। हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत हैं। अभी देखिए लद्दाख के ऊपर भी जिम्मेदार जो है वो विपक्षी लोग हैं, मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपने FIR कितने लोगों पे दर्ज करी? अभी आप कांग्रेस के एक स्थानीय नेता का नाम बताने वाले थे और अभी आप ये करने वाले थे कि अभी आपके संवाददाता बताएंगे। हमने आपसे कहा कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आपकी जो नीतियां बनाई गई थी ना, जब आप कहते हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी मोर्चों पे ये सरकार मैं बाकी मेहमानों के, ये सरकार सैयद जवाद रुकिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, पर एक बात यहाँ पे फिर से कह रहा हूं मैं, जो आपने सवाल उठाया वो मेरा भी सवाल है, लेकिन सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 बजे तक ये हिंसा पर नियंत्रण पाया गया और जो हमारे संवाददाता ने बताया कि जाहिर सी बात है पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है क्योंकि तमाम CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने चेहरे पर मास्क बांध कर आया है तो उसकी आइडेंटिटी को पहचानने में वक्त लगेगा, बहुत संभव। 1 मिनट मेरी पूरी बात हो जाए तो 1 मिनट मेरी रुकिए मेरी बात सुनिए। तो सवाल यह है अगले 1 से 2 दिनों में गिरफ्तारियां होंगी, ये तय है। और जब गिरफ्तारी, मैं बार बार कहता हूं, जब गिरफ्तारियां होंगी तब छाती मत पीटिएगा। जैसे शाहीन बाग में गिरफ्तारियां हुई तो छाती पीटी कि डेमोक्रेसी को हत्या की जा रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, तब छाती कोई नहीं पीटे कि भैया ये जो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, एक एक को पकड़ा जाएगा। आज भी पकड़े गए हैं जो लोग दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वो आज भी जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उनके लिए बाकायदा छाती पीटी जाती है कि उनको जमानत नहीं मिल रही, अन्याय हो रहा है और इस तरह से युवाओं को उठा के जेल में बंद कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं वैसी छाती मत पीटिएगा। लेकिन 1 मिनट रुकिए, मैं पहले बाकी दो, सैयद जवाद मुझे बाकी दो मेहमानों के पास जाना है। सैयद जवाद मुझे बाकी दो मेहमान, मैं आऊंगा, रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, अपना अगला शेर तैयार रखिए, आऊंगा, रुकिए, अगला शेर तैयार रखिए, आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या ये वोट चोरी, रुकिए मैं आऊंगा सैयद जवाद, क्या ये वोट चोरी और भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल तैयार करना और लद्दाख में ये सब कुछ होना, क्या ये एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा है? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं, कह रहा हूं क्योंकि मैं 2 टूक में बाकायदा खुलासा कर चुका हूं कि इस तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम लगातार, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का एजेंडा चलाया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये ट्वीट कर रहा था कि चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दो, चुनाव आयुक्तों को सड़कों पर घसीट कर सर तन से जुदा कर दो। वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जो आज लद्दाख में दोहराया गया। क्या ये एक ही स्क्रिप्ट के हिस्से हैं? देखिए अशोक जी, मैं तो याद से नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के सबसे बड़े एसेट्स के रूप में भारत काम कर रहे हैं? और जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी
क्या एक ही पेज पे हैं? मुझे लगता है कि इस बात पर भारत के लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आपने पहले भी आपने देखा था और मैंने डोटूक का वो देखा था, शो भी मैंने देखा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं उससे आगे जाना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि जेनजी, तो ये कहते हैं ना कि एक अपरिपक्व व्यक्ति जब होता है तो बहुत सारी चीजों को वो पचा नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं उससे बात से मुंह से निकल जाती है। राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आकर के हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, तो एक ढंग से वह विदेशी एसेट्स के तौर पर ही चाहते हैं कि भारत के अंदर हस्तक्षेप हो और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करके नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। एक, अब चूंकि 3 चुनाव तक नरेंद्र मोदी को वो हटा नहीं पाए, तो उनके सामने एक ही विकल्प था। देखिए, भारत के दुश्मन बांग्लादेश में खड़े हैं। बांग्लादेश में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, श्रीलंका में ऑपरेशन हो चुका है, नेपाल के अंदर 3 धाराएं थी, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक धारा ऐसी थी जो चाहता था कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र और मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की आए, उसकी एक धारा थी, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। दूसरी धारा ये थी जो कांग्रेस की थी और साथ साथ जो ओली या वामपंथ की धारा थी, वह जो सत्ता में थी, जो प्रो चाइना के तौर पे आज के दिन में काम करती है। हालांकि नेपाली कांग्रेस उसमें नहीं थी, लेकिन चूंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट था तो उसके साथ काम करती। ये जो तीसरी ताकत आई है, ये क्रिश्चियन मिशनरियों का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये फिर दोहरा रहा हूं, बारबरा फाउंडेशन कौन था, बारबरा एडम्स कौन था? एक चीज आप आंकड़े पर ध्यान देखिएगा, 2007 में नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता है, राजशाही जाती है। उस समय मुश्किल से नेपाल में 17,000 क्रिश्चियन पॉपुलेशन था, आज 22 लाख क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो चुका है। और ये भी ध्यान रखिएगा, वो सत्ता परिवर्तन उस समय तब हुआ था जब भारत में मनमोहन सिंह की और वामपंथियों की सरकार थी, और क्रिश्चियन मिशनरी, पूरी दुनिया के क्रिश्चियन मिशनरी चाहते थे कि नेपाल में इस प्रकार की हो ताकि वहां पर हम बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर सकें। ये ध्यान रखिएगा, उस समय भारत में श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में एक तरीके की सत्ता थी और मनमोहन सिंह उनके, जिसे कहते हैं ना कि जो एक चौकीदारी करने वाले, एक पहरेदारी करने वाले, उनकी सत्ता के लिए पहरेदारी करने वाले प्रधानमंत्री थे। अब आप इस खेल को देखिए कि बारबरा फाउंडेशन का फंडिंग कहां से होता है। बारबरा की फंडिंग जो है वो बाहर से होता है, यूरोपियन यूनियन करती है, उसके बहुत सारे एनजीओ जो फंडिंग करने वाली एजेंसी है वो होती है। चूंकि इस पूरे मूवमेंट को वहां प्रीएम्प्ट किया गया जी, तो उसके पीछे भी ये पश्चिमी ताकतें थी। और यही पश्चिमी ताकतें भारत में नरेंद्र मोदी को भी नहीं देखना चाहती हैं। ठीक है संगीत जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद ये सवाल जो आपने कहा, ये सवाल बार बार सामने आता है और आरपी सिंह जी मैं आऊंगा इस सवाल को लेकर आपके पास। हालांकि पहले मुझे डॉक्टर अनुज के पास जाना है, लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि इतनी सारी साजिशें हैं, तो सवाल है कि भारत सरकार जो है उसके जो तमाम सिक्योरिटी अलर्ट्स है, जो सुरक्षा से जुड़े संस्थाएं हैं, वो उनकी भूमिका क्या है, वो क्या कर रही, सवाल तो बार बार उठते हैं ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर तरुण आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि ये जो चुनाव आयोग को लेकर के जो आज जो बयान राहुल गांधी का सामने आया है, सवाल यह है कि आपको कोर्ट नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खंडित करना है। क्यों? इस पर आऊंगा ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच, दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार, जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती, वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज, 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो, 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ।
कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खपत, मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के जो एक ब्रिटिश अखबार में इंटरव्यू दिया है और जो हाइड्रोजन बम और ये सब किया जाता है, और उस सब का जो एक लिंक है क्या लद्दाख की हिंसा से जुड़ता है, क्योंकि लद्दाख की हिंसा को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के नेता जो हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बार बार वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मुंह पे कपड़ा बांधे। और ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है, सोनम वांगचुक इसके पीछे थे। और अभी जैसे आरपी सिंह जी ने बताया, मैं वो खबर देख रहा था और आपको चेक करके बता रहा हूं, 6 फरवरी को सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए थे और इस्लामाबाद में उन्होंने ब्रीद पाकिस्तान नाम की जो कॉन्फ्रेंस थी, जिसको डॉन अखबार है, वो डॉन अखबार वहां का जो पाकिस्तान का एक अखबार है, उस अखबार ने आयोजित किया था। और ये सोनम वांगचुक और भी बहुत कुछ जो है, इसके अलावा जो है इनके विवादास्पद बयान मेरे पास हैं जो राम सीता मां को लेकर दे चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं, लेकिन ये कुल मिलाकर उनका इस्लामाबाद जाना, लद्दाख में उसके बाद इस तरह से हिंसा होना और उनका प्रदर्शन जिसको लेकर के उनकी मांगों पर लगातार डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क जाना, ये सब क्या एक टूल किट का हिस्सा है। वो टूल किट जिसके माध्यम से भारत में आग लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, सीधे सीधे पूछ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी का इंटरव्यू क्या मायने, और उसके बाद जो राहुल गांधी के एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं अदालतों में जाने से क्या होगा, एफिडेविट देने से क्या होगा, पर पब्लिक परसेप्शन बनाना है कि वोट चोरी है, पब्लिक परसेप्शन बनाना है। डॉक्टर अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? म्यूट है। डॉक्टर अनुज अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर अनुज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए सर, सबसे पहले मैं बहुत देर से सुन रहा था आप लोगों को, मौका बहुत देर के बाद मिला है। ये खास करके यदि लद्दाख मसले पे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप एक तरफा अगर सिर्फ 1-2 दिन के घटनाक्रम पे अगर चर्चा करेंगे तो बात सामने उभर कर नहीं आएगी। आप देखिए ना, आप सहजता से आरोप लगा रहे हैं कि ये विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आप याद करिए 2019 में जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, उस समय तो वही सोनम वांगचुक थे जो स्वागत कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वहाँ के तो एक्टिविस्ट है ना वो। आप याद करिए, उसके बाद 1 साल के बाद
सरकार की नीतियों से उनका मोह भंग होता है, और वो है जो कि दिल्ली तक मार्च करते हैं पैदल। क्या सरकार को उस समय नहीं सोचना चाहिए कि जिस अलग राज्य जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद जो खुशियां थी, अचानक मोह भंग में कैसे बदल गया, और वहाँ के लोग आंदोलित कैसे हो गए? अगर आंदोलन के दौरान अगर वो पैदल मार्च करते हैं तो उस पर संज्ञान सरकार कब? तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है पिछले 15 दिनों से, वो तो शांति से कर रहे थे, कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं है। आज भी जब हिंसा होती है उसके बाद वो कहते हैं अपना आंदोलन खत्म कर देते हैं, आंदोलन तेज तो नहीं करते वो। तो कुल मिला के इतनी सहजता से कह देना कि विपक्ष की 60 गाड़ों की तस्वीर दिखाकर, मुझे नहीं लगता कि आप इस तस्वीर की छानबीन करिए। तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकता है, तस्वीर के आधार पर आप किसी के साथ कर सकते हैं कि ये बिल्कुल साजिश का हिस्सा है। दूसरी बात रही राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दा पे। वोट चोरी के मुद्दा पे क्या है? पावर प्रेजेंटेशन है, उस पर कहीं कोई इफ बट है क्या? आप पीपीटी प्रेजेंटेशन है, एक एक सबूत है। कर्नाटक में जो घटनाएं घटी, कितने फर्जी वोटर हैं, कितने अधिक वोट पड़ गए, तो सारे के सारे तथ्य है ना। अगर ये तथ्य गलत थे तो चुनाव आयोग से जो हम डॉक्टर अनुज एक काउंटर क्वेश्चन लीजिए, ये तथ्य सही है, ये आप किस आधार पर? एक मिनट, मेरा सवाल लीजिए ना, बिल्कुल। भारत में सही गलत का फैसला कहां पर होगा? भारत में एक मिनट, आपके कुछ आरोप हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बीजेपी का आरोप है कि फोटो देखकर थोड़ी हो सकता है, उसी तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके ये साबित हो जाता है कि वोट चोरी हुई। नहीं, तो सवाल मेरा पूरा सवाल हो जाए। एक मिनट, मेरा पूरा सवाल नहीं हुआ सर, मेरा पूरा सवाल नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरा पूरा सवाल क्या है? सवाल यह है कि सही गलत का फैसला तो देश की अदालतों में होगा ना। आपके पास प्रमाण है तो आप अदालत जाइए, आप अदालत नहीं जाते हैं और योगेंद्र यादव कहते हैं अदालत कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, पब्लिक परसेप्शन बनाना पड़ेगा। तो सारा कुछ पब्लिक परसेप्शन पर जोर क्यों? अदालतों पर क्यों जोर नहीं है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। क्या हर बात पे पहले वो कोर्ट जाएंगे? तो विपक्ष का नेता क्या सर्वोच्च अदालत से बड़ा होता है? नहीं सर, विपक्ष का नेता क्या विपक्ष का नेता भारत की अदालतों से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर सदन में जवाब नहीं तो फिर भारत की अदालतों के पास जाने में विपक्ष के नेता को शर्म क्यों आती है? आंदोलन करना हमारा अधिकार। क्या घुटने छिल जाते हैं अदालतों के पास जाने में? अशोक जी बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे? हमारी बात माने ना, कब जाएंगे? SIR में हमारी सारी बात मानी गई ना। तरुण जी अब सुनिए, तरुण जी एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इन बयानों का मतलब क्या है। एक मिनट तरुण जी सुनिए, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ इन बयानों का मतलब क्या है कि कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं आपको सर एक मिनट, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपने कहा ना विचार कैसे बदल जाते हैं। विचार ऐसे भी बदलते हैं कि पहले आप कहते हैं EVM हैक हो सकती है, पूरा विपक्ष कहता है 2 साल। एक मिनट सर, सुनना पड़ेगा अब आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं आदमी के विचार कैसे बदलते हैं। पूरे विपक्ष का विचार क्या था, सुनना पड़ेगा। आवाज बंद करिए इनकी आवाज। डॉक्टर तरुण, सुनना पड़ेगा। 2 साल पहले तक पूरा विपक्ष कहता था कि EVM हैक हो सकती है, तो विचार कैसे बदल गया कि EVM हैक हो सकती है? क्योंकि अदालतों में गए, कुछ साबित नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने कहा हैक करके दिखाए, हैक नहीं कर पाए। और अदालतों में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में गए ये लोग, मद्रास हाई कोर्ट में गए वोट चोरी को लेकर। मद्रास हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? यह कहा कि इसकी सुनवाई संसाधन की बर्बादी मानी जाएगी। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया मद्रास हाई कोर्ट ने। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट जाते हैं ये लोग कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुई। चुनाव वहां पे अदालत क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बकवास पिटीशन है, कोई दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। तो ये सारे प्रमाण मेरे पास हैं कि इसीलिए योगेंद्र यादव कहते हैं कोर्ट कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा जी, पब्लिक परसेप्शन बनाना है। जैसे सोनम वांगचुक ने एक पब्लिक परसेप्शन लद्दाख में बनाया, वैसे इस देश में पब्लिक परसेप्शन बनाना है। कोर्ट कचहरी जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए कोर्ट कचहरी नहीं जाते सर, ये सच है। बताइए अब। अशोक जी, मैं आ रहा हूं सर। स्वीकार करते एक तो पहली बात कि आप मुझे 45 मिनट बिठा के रखे हैं, आप मुझे 2 मिनट नहीं बोलने दे रहे हैं सर। आपको मैंने 2.5 मिनट दिए थे। नहीं 2.5 मिनट दिए थे, मेरे सवाल का जवाब भी तो देंगे आप। 45 मिनट में 2.5 मिनट देंगे समय आप। अरे तो सर यहाँ पर 4 मेहमान हैं, 4 मेहमान हैं, आप बोलने दीजिए। फिर आप बोलिए। मैंने पूछा कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं? कोर्ट अंतिम चरण होता है सर। पहले अंतिम के नेता है, बिल्कुल पहले पार्लियामेंट में हम समय मांग रहे थे कि लोकतंत्र बचाने जैसे हम मुद्दा पे हम चर्चा चाहते हैं, स्पेशल चर्चा चाहते हैं, क्यों नहीं दिया सरकार ने समय? क्या विपक्ष का काम नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का? क्या हम जनता के बीच में जाना गुनाह है क्या? अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, वहां आवाज उठा रहे हैं,
अगर वहां से भी आपको सुनाई नहीं देगी, कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट अगर सिंगल बेंच अगर खारिज करेगा, हम डबल बेंच में जाएंगे। डबल बेंच खारिज करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे? पहला काम है लोकतंत्र। कुछ साधारण आदमी नहीं है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता है वो। पहले पार्लियामेंट में चर्चा करिए, स्पेशल चर्चा करिए, इस पे सभी लोगों की बात सुनिए। तो कुल मिला के परसेप्शन करने की कोशिश है। गलत है तो जाइए। ओके प्रोफेसर संगीता रागी, मैं आपको डॉक्टर अनुज, देखिए जनता के बीच जाने में कोई गुनाह नहीं है। गुनाह जनता को गुमराह करने में है। जनता के बीच जाने में गुनाह नहीं है, गुनाह जनता को गुमराह करने में है, जनता को भड़काने में गुनाह है। और झूठे आरोपों पर मैं सारे प्रमाण दिखा रहा हूं, आपको एक प्रमाण और दिखाऊं और अगली बार 2 टूक में आएंगे तो आप सुनिए, मैं प्रमाणों के साथ बात करता हूं। आप कहते हैं ना कोर्ट जाते हैं, जाके दिखाइए, हिम्मत है वोट चोरी को लेके जाइए। देखिए राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव पर चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, चुनाव आयोग ने प्रमाण मांगे। 1 महीना 1 साल से ज्यादा हो गया। राहुल गांधी आप कह रहे हैं बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े नेता। अरे कोई सबूत तो जेब में रख के घूमे ना राहुल गांधी कि हर बार जो है हवा हवाई करेंगे, हवा हवाई करेंगे, कोई प्रमाण लेके नहीं जाएंगे। प्रोफेसर संगीता रागी सर, एक तस्वीर दिखाने से परसेप्शन सेट नहीं होता, नैरेटिव सेट नहीं होगा। प्रोफेसर संगीता रागी, अशोक जी, वो ये फैसला तो अदालत करेगी ना कि ये लोग पब्लिक परसेप्शन बना के निर्णय निकालेंगे। अशोक जी, 2 बातें हैं। चूंकि राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि वो अदालत में जाएंगे तो पिट करके आ जाएंगे, इसीलिए वो अदालत नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि नरेंद्र मोदी से वो लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं, चुनाव में जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आपने जो योगेंद्र यादव ने कहा है वो ठीक बोला है। वो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि उनके पिता के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन था कि उन्होंने करप्शन किया है, उनके परिवार के खिलाफ परसेप्शन था, वो टिक गया था, वो चिपक गया है उनके परिवार के साथ भ्रष्ट होने का। तो वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप चिपका नहीं, तब उन्होंने संवैधानिक, देखिए अराजकता फैलाने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप ये जस्टिफाई करें कि ये सरकार जो है वो इलीजिटिमेट तरीके से चुनी हुई है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। आप आंदोलन कैसे सड़क पर खड़ा करेंगे, आप जेएनजी कैसे खड़ा करेंगे, आप अराजकता कैसे फैलाएंगे, ये कह करके कि ये संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही है, चुनाव में बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, नहीं तो ये नरेंद्र मोदी हार जाते हैं। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद इस अराजकता का जवाब राजनीतिक भी है और भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतार करके इनके खिलाफ ये करना चाहिए। ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद सैयद जवाद और आरपी सिंह जी आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। आपको कई मैसेजेस आएंगे,
गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे। डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे। अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते। फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं लद्दाख में जो हुआ और राहुल गांधी का जो विवादित इंटरव्यू जो एक ब्रिटिश अखबार में, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जवाद, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड आपको और आरपी सिंह जी को दूंगा। और सवाल सबसे बड़ा ये है मेरे सामने, आज की जो पब्लिक परसेप्शन की बात प्रोफेसर संगीत रागी ने कही, इस बात को समझिए कि राहुल गांधी का यही बयान था। उन्होंने कहा पब्लिक परसेप्शन की बात यहां करी, और उससे पहले राहुल गांधी ने कहा था मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी की छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, मैं उनकी छवि खराब कर दूंगा। तो संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करना, प्रधानमंत्री की छवि खराब करना, क्या विपक्ष के नेता का यही काम है क्या? एक लाइन बोलो अशोक जी, जल्दी 10 सेकंड में जी। हाँ, एक मिनट जी, 10 सेकंड। देखिए अशोक जी, ये मत भूलिए कि राहुल गांधी की नागरिकता संदेह के घेरे में है। जिसकी नागरिकता की विश्वसनीयता संदेह पे है, उसके हर हरकतें जो है वो संदेह के दायरे में चाहिए। इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार। सैयद जवाद। नहीं, परसेप्शन की जहां तक पब्लिक परसेप्शन की बात है, तो लोकतंत्र में भारत के लोग जो ही हैं वो करते हैं, डिसाइड करते हैं परसेप्शन। और परसेप्शन की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने में क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, मास्टर स्ट्रोक मार दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब धारा 370 हटाई थी। इसी देश के लोगों के बीच आकर के कहा था अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, और जब बताइए नोटबंदी करके भी पब्लिक परसेप्शन बताया था कि जो है हम काला धन को लेकर के आ रहे हैं, काला धन खत्म कर रहे हैं, और जो है आतंकवाद पर चोट हो जाएगी। ये पब्लिक परसेप्शन नहीं बनाना था। क्या हुआ? आर्थिक नीतियां आज की डेट में कहाँ हुए? विदेश नीतियों को पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार चाइना के बारे में कहते थे कि आंख लाल कर करके दिखाना चाहिए था। आज खुद चाइना की गोद में बैठ गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे रिश्ते रह गए करने की बात है। ये पब्लिक परसेप्शन बनाने की बात नहीं, और क्या कोरोना काल के अंदर मेरे पास समय कम है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। पब्लिक परसेप्शन तो कह रहे हैं आप लोग भी बनाते हैं। एक मूल बात है, आज देश की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया की 7.8% के लेवल पे ग्रो कर रही है देश की इकोनॉमी। एक और ध्यान कर लीजिए, देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.55% है, 2% से कम है, और फूड इन्फ्लेशन माइनस में है। ये भी ध्यान करना चाहिए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, यही देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने नहीं किया था कभी भी, आप सिर्फ नारे लगाते थे। तो इसलिए हमें चिंता नहीं है, परंतु जो मूल बात है, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर बिहार के, आपने मुझे पहले टोक दिया, बिहार के अंदर अगर इनकी सो कॉल्ड यात्रा कामयाब होती तो तेजस्वी यादव को दूसरी यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ती। और मेरा निवेदन है डॉक्टर अनुज, अगर हो सके तो जरा जल्दी से तेजस्वी यादव को कैंडिडेट डिक्लेयर कराइए ना मुख्यमंत्री का। कहिए ना राहुल गांधी को बोलें वो कि वो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। डॉक्टर अनुज सिर्फ एक चीज जल्दी से 30 सेकंड में दूंगा आपको। मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये तस्वीर मेरे हाथ में है दंगा भड़काने वाले व्यक्ति की। ये कांग्रेस का लोकल पार्षद बताया लद्दाख में। आपने कहा तस्वीर से कुछ साबित नहीं होता। इस तस्वीर से साबित हो और अगर वीडियो फुटेज से साबित हो तो क्या कांग्रेस के इस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बताइए। अशोक जी, मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री आपके पास है, तमाम जांच एजेंसियां आपके पास है। जब चीजें बढ़ जाती है तब आप सूद क्यों लेते हो? मैं तो यही तो कह रहा हूँ, जब वो पैदल मार्च कर रहे थे, जब वो मांग कर रहे थे, तब उस समय आप कहाँ थे? आप संगीत रागी जी की एक बात पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने बहुत सहजता से कह दिया कि राहुल गांधी जी की नागरिकता है जो कि संदिग्ध के घेरे में है। तो मैं आपको भी कहता हूं, जो मुझे सलाह दे रहे थे कि कोर्ट जाइए, जरा संगीत रागी जी कोर्ट जाए ना, कि अगर उनकी नागरिकता कोर्ट में ही है, उनकी नागरिकता का मामला सर। तो उनकी नागरिकता का मामला कोर्ट में ही है, इसीलिए मैंने कहा चाहे राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल हो या फिर वोट चोरी का सवाल हो। मैं यही आप पॉलिटिकल पार्टियों को कह रहा हूं कि भैया इस देश की अदालतों पर ट्रस्ट रखिए, अदालतों पर ट्रस्ट रखिए। वोट चोरी का पब्लिक परसेप्शन मत बनाइए, लोगों को भड़काइए मत। अगर आपके पास सबूत हैं तो जाइए अदालत में जाइए। राहुल
गांधी का मामला भी अदालत में है, तो वोट चोरी का मामला भी अदालत में लाइए, लेकिन वो आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाने की लड़ाई है। आपको पता है कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। ये ईवीएम की लड़ाई में साबित हो चुका है। 40 बार आप अदालतों में गए, हर बार मुंह की खानी पड़ी। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।